नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में CHSL का प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना, वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है, यानी वो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। ये आपको आंसर बताना है, नर्मदा, बनास, चंबल, माही। तो नदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा कंप्लीट आपको करा देंगे, यानी इस वीडियो में आपको एक निचोड़ दिया जाता है, किसी भी आप एग्जाम को दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर। 2-3 नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। मानसरोवर झील से कितनी नदी? 3 नदी। इस साइड से सिंधु निकलती है और नीचे मतलब मानसरोवर झील का ही एक हिस्सा है राक्षस ताल झील, जहां से निकलती है सतलुज नदी, ये सतलुज नदी भी बोलते हैं उसको। और इस साइड से निकलती है, यानी पूर्व साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत यानी चीन में शांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग मत करिएगा, क्योंकि दिहांग है जो दिबांग की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है दिहांग। तो ब्रह्मपुत्र में पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दिबांग। और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है असम में। ये आपका रहा ब्रह्मपुत्र नदी। शांगपो तिब्बत या चीन में नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर से आएगी गंगा, गंगा। और यहां ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर क्या बन जाएगी? मेघना, यानी मेघना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदी है। इधर से सोन, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। पूछा जाएगा कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन सभी क्या है? यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। आंसर क्या होगा? यमुना। नर्मदा नदी यहां से नहीं होगा, ये नर्मदा नदी है, नीचे ताप्ती नदी है। और इधर देख रहे हैं आप महानदी, पेनगंगा, इधर से बेनगंगा, इधर से गोदावरी। तो गोदावरी के सहायक नदी है पेनगंगा और बेनगंगा। पेनगंगा और बेनगंगा। कृष्णा के सहायक नदी तुंगभद्रा। मूसी जो कृष्णा के सहायक नदी है, मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी। जो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। 2 प्रश्न यहाँ से और भी पूछा जाएगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी आंसर बोलेंगे। आंसर क्या होगा? गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी, लेकिन पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा तो आंसर हो जाएगा कावेरी। यानी अगर भारत ऐड हो जाएगा तो आंसर होगा कावेरी और भारत ऐड नहीं होगा तो आंसर होगा गोदावरी। सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को। तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बन सकता है नदी से रिलेटेड। सिंधु नदी निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से। इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। लूनी यहाँ बहती है, लूनी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कौन सा पर्वत, आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे स्थित है अरावली पर्वत। कहाँ? राजस्थान में।
तो यहां से निकलते लूनी पश्चिम साइड से और पूर्व साइड से निकलती है कौन सी नदी? बनास। कौन सी नदी निकलती है? देखिए बनास नदी निकलती है यहां से, और कहां जाकर मिलती है? चंबल में। तो प्रश्न पूछा जाएगा लूनी और बनास कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत के पश्चिम साइड से निकलती है लूनी नदी और पूर्व साइड से निकलती है बनास नदी। साबरमती माही नदी कहां से निकलती है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। प्रश्न क्या है? प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी, नर्मदा, सोन और महानदी। तो नर्मदा तो आंसर होगा नहीं। चंबल कहाँ से निकलती है? एमपी। माही कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनास। बनास कहाँ से निकलते हैं? अरावली पर्वत के पूर्व साइड से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए अपने लैंग्वेज में समझिए इसको। प्रश्न ये पूछ रहा है कि चंद्रमा या अन्य उपग्रह पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, यानी जब चंद्रमा या अन्य उपग्रह पृथ्वी के सबसे पास होगा यानी निकट होगा तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इमेज के द्वारा आप समझिए। देखिए यहां पे स्थित है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर लगाती है चंद्रमा। जब चंद्रमा यहां आएगी तो नजदीक होगी और जब चंद्रमा यहां रहेगी तो क्या होगा? सबसे दूर। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगी तो उसको बोलते हैं प्रेजी। क्या बोलते हैं? प्रेजी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगी उसको बोलेंगे प्रेजी। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होगी यानी दोनों के बीच दूरी सबसे मैक्सिमम होगा तो उसको बोलेंगे अपोज। क्या बोलेंगे? अपोज या एपोज बोलते हैं इसको, एपोज। क्या बोलेंगे? एपोज। तो यही प्रश्न यहां पूछा गया है कि क्या बोलते हैं निकटतम बिंदु को, यानी सबसे नजदीक जब रहेगा चंद्रमा तो क्या बोलेंगे? प्रीजी या भू समीपक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एपोजी कब होगा? जब सबसे दूर होगा यानी मैक्सिमम दूरी। और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच मैक्सिमम दूरी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक है अपहेलियन और एक है प्रीहेलियन। क्या है? प्रीहेलियन। तो प्रीहेलियन कब होगा? जब सूर्य के नजदीक होगी कौन? पृथ्वी, तो उसको बोलेंगे प्रीहेलियन। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? अपहेलियन। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ये हिंदी में भी बोला जाता है उपसौर और अपसौर। अपसौर कब बोलेंगे? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे मैक्सिमम दूरी पे स्थित होगा तो उसको बोलेंगे अपसौर। उपसौर कब बोलेंगे? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे स्थित रहेगा तो उसको बोलेंगे उपसौर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। अनुच्छेद 74 के ए। अनुच्छेद 74 के खंड ए के तहत ऑप्शन नंबर ए। जितना भी आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट वो सभी आपको करा दिया गया। उसका रिवीजन आपको वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष बना? गंती मोहन चंद्र बाल योगी, ऑप्शन नंबर डी। कोरल ड्रा, यहां पे पूछा जा रहा है कि कोरल ड्रा डॉट का उदाहरण है, तो कोरल ड्रा किसका उदाहरण है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो कोरल ड्रा एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, यानी प्रिंटिंग नहीं, पेंटिंग सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जहां आपको समझाना होगा वहां हम आपको डिटेल से समझा देंगे, और जहां आपको सिर्फ आंसर बताना होगा वहां आपको सिर्फ आंसर बता देंगे। फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? कामरूप, और कामरूप कहाँ पड़ता है? भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य में पड़ता है, यानी असम में। ये जो आप देख रहे हैं क्या है? कामरूप क्षेत्र है, यानी जिला असम का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जितना भी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो यात्री भारत आए थे, सभी हम आपको करा देते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, फाही यानी किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये कहाँ के यात्री था? चीनी यात्री। ह्वेनसांग, हास्य ह्वेनसांग और हास्य हर्षवर्धन, इस तरह से आपको रिलेट करके आप याद रखिएगा, हास्य ह्वेनसांग और हास्य हर्षवर्धन। ये भी कहाँ का था? चीनी यात्री था। खाने वाला चीनी नहीं, जो कंट्री है, देश। इत्सिंग कहाँ का था? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। ये कहाँ का यात्री था? तो ये भी चीन का यात्री था, और ये भारत का आया था 7वीं शताब्दी के अंत में। अरबी लेखक यहाँ पे लिखा गया अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसके द्वारा एक किताब लिखा गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, जिसका अर्थ क्या होता है? भारत की खोज, या आप देगा वहां पे ऑप्शन में तहकीक ए हिंद, दोनों एक ही नाम है। यह देगा भारत की खोज, किसके द्वारा लिखा गया? अलबरूनी के द्वारा। और ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है रिहला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, रिहला किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज से प्रश्न पूछा जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखा गया इंडिका। और ये किसके समय, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो प्रश्न चलता है कि आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न पूछा गया कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तभी आपको हम जस्ट बताए कि इब्न बतूता मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और ही पूछा जा रहा है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट में आप याद रखिएगा, हम भी इसी तरह से याद रखे हुए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे एक पॉइंट और बता देते जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश। इस तरह से आप याद रखिएगा, गुलाब, खिले तो सांस लो। गुलाब वंश, गुलाब नहीं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। एक क्रम है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत किसको बोलते हैं? यानी 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोदी वंश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं होता है, यानी धोवन सोडा का उपयोग नहीं होता है। धोवन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। कीटाणु के नहीं मारता है। जो धोवन सोडा है ये क्या करता है? कपड़ा को सिर्फ साफ करता है, कीटाणु को नहीं मारता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयोग नहीं होता है, बाकी में उपयोग होता है। ऑप्शन बी पढ़िए। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है, ये भी सही है। यानी कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस। शिलीभवन होता क्या? जैसे में मान लें छोटा छोटा कण टूटकर उसको निक्षेप किए। अपसाद का मतलब होता है परत दर परत क्या होना, यानी संघनन के द्वारा। जैसे में यहां से मान लें कि बहुत बड़ा चट्टान है, इसे टूटेगा, टूटकर फिर क्या होगा? धीरे धीरे फिर से चट्टान बन जाएगा, फिर से टूटेगा, फिर से टूटकर क्या होगा? चट्टान बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं शिलीभवन। यानी टूटकर फिर से चट्टान बनेगा, फिर टूटेगा, फिर से चट्टान बनेगा। यानी इस जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं शिलीभवन प्रक्रिया या लिथिफिकेशन प्रोसेस। अपसादी चट्टानों का, अपसाद का मतलब क्या होता है? जमना। अपसाद का मतलब क्या होता है? जमना। तो ये जमेगा तो ही तो नया पत्थर का निर्माण होगा। टूटेगा, जमेगा, टूटेगा, जमेगा, यानी ये प्रक्रिया चलते रहेगा, साइकिल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्रियांतरित चट्टानें, ये बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें, यानी बदला हुआ रूप। तो ऑप्शन नंबर यहां सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नेय चट्टान, जो ज्वालामुखी के द्वारा चट्टान बनता है उसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान। जैसे मैं ऑप्शन क्या दे सकता है? ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो एक ऐसा आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? कमेंट करके आपको बताना है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम इफेक्टेड होता है। क्या होता है? इफेक्टेड होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें संख्या बढ़ेगा या घटेगा। सामान्य मनुष्य में संख्या कितना होता है? 23, और जोड़ा में बोलिएगा तो 23 जोड़ी, और ऐसे बोलिएगा तो 46। क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? 46। तो आपको बताना कि 45 होगा इसमें या 47 होगा। कमेंट करके आपको बताना है। इसका आंसर लास्ट में आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट है कि मिर्जाई और बंडी, जिसको बोलते हैं सफेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार, किस क्षेत्र या क्षेत्रों में लोकप्रिय है? बुंदेलखंड या मालवा? बुंदेलखंड या मालवा, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पड़ता है? ये है कच्छ का पठार, मालवा का पठार, उसका आगे बढ़िएगा तो बुंदेलखंड का पठार, उसका आगे बढ़िएगा तो छोटा नागपुर का पठार, ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। यहाँ पे बघेलखंड है, शायद अभी आपको हम बुंदेलखंड बता दिए। सबसे इधर पश्चिम में क्या है? कच्छ का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद बघेलखंड का पठार, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो छोटा नागपुर का पठार, उसके आगे भी बढ़िएगा तो मेघालय का पठार, जो छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, मेघालय का पठार। ऊपर देखिएगा तो बुंदेलखंड का पठार, उसके नीचे आएगा तो ढक्कन का पठार, और इधर फिर नाम से तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ये किसका हिस्सा है? ढक्कन का पठार का ही हिस्सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का तो आंसर आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस
कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, और एक होता है CaSO4 2H2O। एक जिप्सम का सूत्र है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो आपका सूत्र हो जाएगा जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, जिप्सम। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप बताइए, अगर पानी को गर्म करिएगा तो पानी कमेगा या बढ़ेगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पानी को जब भी गर्म करिएगा तो क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब जिप्सम को 120 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो क्या होगा, पानी कमेगा, पानी का मात्रा यानी कमेगा। तो यहाँ पानी का मात्रा कितना है, 2 भाग जल है इसमें। तो जब कमेगा, गर्म करिएगा 120 डिग्री पे, जिप्सम से ही तो बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 120 डिग्री पे गर्म किया जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब गर्म करिएगा तो पानी कम जाएगा यानी आधा हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। POP यहाँ पे ऐसे भी बांट रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 भागों में बांट दीजिएगा 1/2, यानी CaSO4 हाफ H2O। इसी को बोलते हैं हेमी, हेमी मतलब हाफ, हेमी हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, धोने वाला जो सोडा होता है उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। या यहाँ पे ये सॉरी बेकिंग सोडा बोले, बासिंग सोडा ये आपका खाने वाला सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा क्या है, खाने वाला सोडा। डिटर्जेंट पाउडर ये आपका हो जाएगा धोने वाला सोडा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट के निम्न में से किस गुफा में पद्म पानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। अजंता की गुफा, और ये कहाँ स्थित है, अजंता, एलोरा, सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा डीप में ज़्यादा ही प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिनिमाइज करने और यानी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे। तो विंडोज डी, कल हम आपको बताए थे इमेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो झील से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। बुल्लर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। कौन सा झील, बुल्लर झील, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। कहाँ स्थित है, मणिपुर में लोकटक झील। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा, यानी पैसा को लीजिएगा तो आवाज कैसे करता है, कटक कटक। यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और इसी पे स्थित है काबुल लमजाओ झील, लोकटक झील पे। कहिएगा सर पानी में स्थित है क्या, हाँ पानी में स्थित है लोकटक झील पे, जिसको बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है, मणिपुर में, यानी लोकटक झील पर। और उत्तरोत्तर पूर्व का यानी उत्तर पूर्व का यह क्या है, सबसे बड़ा झील है या मीठे पानी का झील है, लोकटक झील, जो कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और इस पर स्थित है काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील पर, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, चिल्का झील। और एक प्रकार का ऐसा लैगून झील है। लैगून का मतलब क्या होता है, जब समुद्र का पानी स्थल के अंदर घुस जाता है, जैसे में चला जाता है, ये मान लीजिए कि आपका क्या स्थल है और समुद्र का पानी इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए काट कर इस तरह से और इधर से क्या लॉक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं
लैगून झील। ये क्या है? लैगून झील। तो चिल्का झील एक प्रकार क्या है? लैगून झील। कोलेरू झील भी एक प्रकार क्या है? लैगून झील। कोलेरू क्या है? एक प्रकार का लैगून झील। तो आप इसको आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाएगा सबसे खारे पानी का झील तो सांभर झील, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा खारे पानी का सबसे बड़ा झील। ये जो सांभर झील है खारा सबसे ज्यादा है लेकिन बड़ा नहीं है। कहने का मतलब मान लीजिए सांभर झील है और ये आपका क्या रहा? चिल्का झील। इसका जो खरापन है मान लीजिए कि 240 है और इसका जो खरापन है 200 है। तो यहां प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक खारा कौन है? सांभर झील। सांभर झील। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो ये क्या है? ये बड़ा नहीं है, बड़ा ये है और क्या है? खारा भी है। तो आंसर यहां पे ध्यान से लगाइएगा। लोनार झील कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, जो उल्का पिंड से निर्मित झील है। वेवनाथ झील कहां स्थित है? केरल में। अष्टमुदी झील कहां स्थित है? केरल में। तो ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखिएगा। पुलकट झील कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। यानी 20% तमिलनाडु में और 80% आंध्र प्रदेश में। तो अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना हो तो आंध्र प्रदेश, अगर ऑप्शन में दोनों ए और बी दोनों होगा तो आंसर दोनों मारिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी। लोकटक झील कहां स्थित? मणिपुर में। बुल्लर कहां स्थित? जम्मू कश्मीर में। पुलकट कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे। तो सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।